बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नोएसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था नोएसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देखा था हमने, और उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने देखी, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट बेस्ड नोएसक्यूएल सिस्टम जो हैं उनको कुछ डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि मोंगोडीबी जो है एक ऐसा नोएसक्यूएल सिस्टम है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है। आज हम जो है वो कुछ और उसकी उसकी कैटेगरीज जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो है वो नोएसक्यूएल की वैल्यू स्टोर्स जो है वो एक दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो थी वो डॉक्यूमेंट बेस्ड नोएसक्यूएल सिस्टम्स थे। दूसरी जो कैटेगरी है वो नो सीक्वल जो है वो दूसरी जो कैटेगरी है वो की वैल्यू स्टोर्स है। ठीक है। और की वैल्यू स्टोर जो हैं ये फोकस करते हैं हाई परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पे। ठीक है। इसमें जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो स्टोर हो सकता है। की जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है जो एसोसिएटेड होता है हर डाटा आइटम के साथ, जो कि यूज़ किया जाता है फास्ट रिट्रीवल के लिए। और इसी तरह से जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली एक्चुअली डाटा होता है, और वो डाटा जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है या अरे भी हो सकती है। ठीक है। अरे ऑफ डाटा भी हो सकती है। और एप्लीकेशन जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस डाटा को एक्चुअली कंज्यूम कर रही है कि वो उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करे। और क्यूरी लैंग्वेज जो है इसके अंदर कोई भी नहीं होती, इंटरेस्टिंगली। तो फिर इसमें डाटा जो है वो कैसे रिट्रीव होता है, कैसे स्टोर होता है, उसकी हम एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम डायनामो डीबी पहले थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसका एक ओपन सोर्स अल्टरनेटिव देखेंगे की वैल्यू स्टोर्स का। तो की वैल्यू स्टोर्स में डायनामो डीबी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि अमेज़न्स जो वेब सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, और ये एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसकी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नोन नहीं है। इसमें टेबल जो है, टेबल का कंसेप्ट है जो कि होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ सेल्फ डिस्क्राइबिंग आइटम्स। ठीक है। और जो आइटम है दैट कंसिस्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। ठीक है। तो टेबल के अंदर जो हर आइटम है उसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था डेटाबेसेस के अंदर कि जो स्कीमा था वो अलहदा डिफाइन होता था, और जो डाटा था या उसके ट्यूपल्स थे या रोज थी वो अलहदा डिफाइन होती थी। लेकिन डायनामो डीबी के अंदर जो है हर आइटम के अंदर एट्रीब्यूट्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं, और वो जो वैल्यूज हैं वो भी सिंगल वैल्यू भी हो सकती हैं और मल्टी वैल्यूड भी हो सकती हैं। और इसके अंदर प्राइमरी की का भी कंसेप्ट है। प्राइमरी की जो है वो यूज होती है लोकेट आइटम्स विद इन अ टेबल। ठीक है। और ये एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। अच्छा, ये डायनामोडीबी जो है ये एक प्रोप्राइटरी की वैल्यू स्टोर है, लेकिन उसी के मुकाबले में एक ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ वोल्टमॉर्ट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर, ये भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी हद तक डायनामोडीबी से जो है ये मिलता जुलता है। ठीक है। इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें सिंपल जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो गेट पुट और डिलीट के हैं। ठीक है। हाई लेवल फॉर्मेटेड डाटा वैल्यूज इसके अंदर एक्सेप्ट होती हैं फॉर स्टोरेज। कंसिस्टेंट हैशिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलॉन्ग डिफरेंट नोड्स। और इसमें कंसिस्टेंसी और वर्जनिंग भी होती है। कंसिस्टेंसी और वर्जनिंग का से क्या मुराद है कि कंकरेंट राइट्स जो हैं अलोड हैं इसमें, और हर जो राइट ऑपरेशन है उसके साथ उसका एक वर्जन भी स्टोर किया जाता है, जिसमें उसकी डेट टाइम वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है, ताकि देखा जा सके कि कौन सी कॉपी जो है वो मोस्ट अप टू डेट है। ठीक है। तो ईच राइट जो है उसमें एक वेक्टर क्लॉक होता है, जो कि ये बेसिकली वर्जनिंग के लिए यूज़ होता है कि कौन सा वर्जन जो है एक्चुअली उस
पर्टिकुलर डाटा के लिए स्टोर हुआ है और उसका अपडेटेड वर्जन ताकि देखा जा सके और उसको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की मदद से अपडेट किया जा सके अलोंग ऑल द नोड्स। इसी तरह से और भी की वैल्यू स्टोर जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे ओरेकल की वैल्यू स्टोर है। ओरेकल का वैसे तो जो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और काफ़ी ज़्यादा उनके उनकी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के हवाले से। लेकिन वहीं पे उनका नो सीक्वल डेटाबेस भी है जो कि की वैल्यू स्टोर के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। इसी तरह से रेडिस की वैल्यू कैशे स्टोर भी है जो कि डाटा को कैश करता है मेन मेमोरी में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ऐसी जो कि इसको बाकी की वैल्यू स्टोर से डिफरेंशिएट करती है। इसमें मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन होती है हाई वेरिएबिलिटी के लिए और इसमें परसिस्टेंस होती है बैकिंग अप कैशे टू डिस्क, यानी कि आपकी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन लोडेड है उसको एज़ इट इज़ स्टोर भी किया जा सकता है डिस्क पे, जिसे कि परसिस्टेंस कहा जाता है। इसके अलावा अपाची कैसेंड्रा भी है कि अपाची कैसेंड्रा जो है ये फ़ेसबुक यूज़ करती है और फ़ेसबुक इसमें जो फ़ीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ नोस्क्ल की कैटेगरीज़ के फ़ीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये की वैल्यू स्टोर की तरह भी एक्ट करता है और बाकी कुछ कैटेगरीज़ की तरह भी एक्ट करता है। तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं की वैल्यू स्टोर्स की। इसके बाद आ जाते हैं कॉलम बेस्ड और वाइड कॉलम नोस्क्ल सिस्टम्स। इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो बिग टेबल है जो कि गूगल का डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है फॉर बिग डाटा। ये यूज़ किया जाता है जीमेल के अंदर और ये बेस करता है गूगल का जो फाइल सिस्टम है फॉर डाटा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे ये बेस करता है बिग टेबल। इसके अंदर जो इसका बिग टेबल जो है ये बेसिकली गूगल का प्रोप्राइटरी नोस्क्ल सिस्टम है कॉलम बेस्ड या वाइड कॉलम। और इसका जो अल्टरनेटिव ओपन सोर्स अवेलेबल है जो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है वो है अपाची एचबेस। ठीक है। और अपाची एचबेस जो है ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज़ करता है स्टोरेज के लिए, जिसे हम एचडीएफएस भी कहते हैं। और एचबेस जो है एक और स्टोरेज सिस्टम है जिसे सिंपल स्टोरेज सिस्टम या एस3 भी कहा जाता है, वो भी यूज़ करता है। ठीक है, एचबेस 2 यानी स्टोरेज सिस्टम्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक ये बिग टेबल की तर्ज पे ही ये जो है ये एचबेस जो है ये बनाया गया है। एचबीएस के अंदर जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जिसमें नेम स्पेसेस आ जाती हैं, टेबल आ जाते हैं, कॉलम फैमिलीज आ जाती हैं, कॉलम क्वालिफायर्स आ जाते हैं, कॉलम्स रोज और डाटा सेल्स आ जाते हैं। और इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर भी बाकी नोस्क्ल सिस्टम्स की तरह डाटा जो है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। ठीक है, यानी कि स्कीमा कोई स्पेसिफाई नहीं होता। और अ, जैसे जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है वहीं पे एक्चुअली उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा वो भी वहीं पे स्टोर हो रही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो नेम स्पेसेस हैं, नेम स्पेसेस का रफ़ली वही कांसेप्ट है जो हमने पहले डेटाबेसेस के अंदर देखा जब हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक्चुअली डेटाबेस स्कीमा तो क्रिएट नहीं करते, लेकिन एक डेटाबेस का नाम हम रखते हैं जिसके अंदर हमारे सारे के सारे टेबल्स आते हैं। तो इसे हम यहाँ पे एचबेस के अंदर नेम स्पेसेस का नाम देते हैं, ठीक है? जैसे हमने लेट्स से किसी शॉप का अगर डेटाबेस बनाना है तो उसे हमने शॉप का नाम दिया, उसके अंदर सारे के सारे टेबल्स आ गए, तो यहाँ पे हम उसे नेम स्पेसेस कहेंगे, ठीक है? इसी तरह से उसके अंदर टेबल्स हैं, ठीक है? टेबल्स का कांसेप्ट जो है वो भी ऐसे ही है कि जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ जो है उनको स्टोर करना है या डिफरेंट कलेक्शंस को स्टोर करना है तो उसके लिए हम टेबल्स का जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से कॉलम फैमिलीज़ हैं। कॉलम फैमिलीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं डाटा की टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है? कॉलम फैमिली से ये मुराद है कि
लेट्स से नेम है, तो एक हम नेम फैमिली जो है वो डिफाइन कर देते हैं पहले, ठीक है? लेकिन उसके अंदर जो क्वालिफायर्स हैं वो डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है? तो क्वालिफायर्स और फैमिलीज जो हैं वो दोनों मिलके, और कॉलम्स, ये तीनों चीज़ें मिलके डिफाइन करती हैं कि डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा और कहाँ से रिट्रीव होगा, ठीक है? और जिस इसमें फैमिलीज जैसे हैं कि जी नेम है तो उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये फिर क्वालिफायर्स के अंदर आ जाती है। तो फैमिलीज पहले जब हम टेबल्स डिफाइन करते हैं एचबीएस के अंदर तो उसमें फैमिलीज डिफाइन कर देते हैं, लेकिन कॉलम क्वालिफायर्स जो है वो डिफाइन नहीं करते, ठीक है? तो एक तरह से आप ये समझ लें कि फैमिलीज इसलिए डिफाइन की जाती हैं ताकि जो डाटा एक तरह का इकट्ठे एक्सेस होता है उसको एक फैमिली फॉर्म में स्टोर किया जाए ताकि एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही नोड के अंदर वो हो, और उस को एफिशिएंटली जो है वो एक्सेस किया जा सके, ठीक है? इसी तरह से कॉलम्स और रोज का वही कंसेप्ट है, उसी से मिलता जुलता है जो कि प्रीवियसली आपने डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर देखा, और डाटा सेल के अंदर जो है एक्चुअली डाटा जो है वो स्टोर होता है। एचबीएस जो है वो भी बाकी सिस्टम्स की तरह मल्टीपल वर्जन्स स्टोर करता है डाटा आइटम्स के, और उसमें टाइम स्टैम्प होती है हर वर्जन के साथ, और हर रो जो है उसको एक यूनिक रो की जो है वो साइन की जाती है, और टेबल जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम फैमिली से वो बिलोंग करेगा डेफिनेटली जब उसको डिफाइन करेंगे तो। और कॉलम क्वालिफायर जो हैं वो डायनामिकली स्पेसिफाई हो रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, और एज न्यू टेबल रोज आर क्रिएटेड एंड इंसर्टेड, जैसे जैसे नई रोज इंसर्ट होती हैं वैसे वैसे कॉलम क्वालिफायर जो है वो डिफाइन होते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन आपके एच बेस डाटा मॉडल को एक्सेस कर रही है, डाटा को एक्सेस कर रही है, उसमें उसको पता होना चाहिए उस एप्लीकेशन को कि कौन से क्वालिफायर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है? तभी वो उससे डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकेगी, ठीक है? और नेम स्पेस जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और सेल जो है वो डाटा होल्ड करता है। तो यहाँ पे एचबीएस की एग्जांपल है, लेट्स से एचबीएस के अंदर अगर हमने एक टेबल क्रिएट करना है तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय नेम एड्रेस और डिटेल्स। ये नेम एड्रेस और डिटेल्स जो हैं ये आप समझ लें कि ये कॉलम फैमिलीज हैं, ठीक है? और कॉलम फैमिलीज के नीचे यहाँ पे आप बी में अगर देखें इंसर्टिंग सम रो डाटा इन द एम्प्लॉय टेबल, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? हम सिंपली पुट जो है वो यूज़ करते हैं, पुट एम्प्लॉय और कॉमा के बाद उसकी रो बता देते हैं, रो 1, उसमें फिर उसका जो अ, वो है फैमिली है, और उसका जो क्वालिफायर है नेम और एफ नेम वो बता देते हैं, ठीक है? नेम और एल नेम, इसी तरह से नेम और निक नेम, ठीक है? इसी तरह से डिटेल्स, तो ये हमारी अभी रो फर्स्ट के अंदर ही डाटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है? इसी तरह से सेकंड रो के अंदर, इसी तरह से थर्ड रो के अंदर, इस तरह से हम डाटा टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और रो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस समय इस तरह से समझ लें कि रफली कुछ इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, लेकिन जो इसकी डिटेल्स हैं, एक्चुअल जो इसके कॉलम्स हैं, वो तभी डिफाइन होते हैं जब डाटा इसमें इंसर्ट होता है। नीचे सी पार्ट के अंदर आपको कुछ डिफरेंट उसके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि टेबल क्रिएट करना किस तरह से क्रिएट होगा। ये ऊपर जो इसकी एग्जांपल थी ए के अंदर क्रिएटिंग अ टेबल, उसी की जनरल फॉर्म जो है वो सी के अंदर आपको नज़र आ रही है कि क्रिएट टेबल करने के लिए क्रिएट टेबल नेम कॉलम फैमिली मल्टीपल कॉलम फैमिलीज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डाटा इंसर्ट करने के लिए आप टेबल नेम, रो आईडी, कॉलम फैमिली और कॉलम क्वालिफायर, और फिर उसकी वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से डाटा रीड करने के लिए स्कैन का आप जो है कमांड यूज़ करते हैं, स्कैन की। और डाटा रिट्रीव करने के लिए अगर एक आइटम रिट्रीव करनी है तो उसके लिए गेट की कमांड जो है वो आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जो ये एचबेस है ये बेसिक या लो लेवल क्रूड ऑपरेशन जो है सिर्फ वो प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया पुट है,
ठीक है, स्कैन है, गेट है, इस तरह के बेसिक ऑपरेशन सिर्फ प्रोवाइड करता है। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने उस पे टेबल्स पे जॉइंस लगाने हैं या इस किस्म के कोई ऑपरेशंस करने हैं, डाटा पे जॉइंस लगाने हैं, तो वो आपको फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये काम जो है वो खुद से करना पड़ेगा। क्रिएट की जो कमांड है वो नए टेबल क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो फैमिलीज़ हैं उसके लिए यूज़ होती हैं। पुट की जो कमांड है वो नया डाटा या उसका नया वर्जन इंसर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। गेट की जो कमांड है वो सिंगल रो को गेट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। और जो स्कैन की कमांड है वो सारी की सारी रोज़ को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है। एचबीएस स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें एच-बेस टेबल जो है उसको सेवरल रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है? और हर रीजन जो है उसमें रेंज होती है की वैल्यूज़ की, ठीक है? ये रीजन्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एफिशिएंटली जो है वो एक्सेस किया जा सके डाटा को। और उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि रो कीज़ जो हैं वो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर्ड होनी चाहिए, ठीक है? अगर रोज़ जो है वो ऑर्डर्ड होंगी फिर ही तब ही जो है उसको रीजन्स में डिवाइड करने का फ़ायदा है, ताकि पता चले कि रीजन 1 में डाटा पड़ा हुआ है या रीजन 2 में पड़ा हुआ है। ठीक है? अगर सॉर्टेड होंगी तो फिर ही हम उसमें से क्विकली जाके देख सकते हैं ना कि किस रीजन से हमने डाटा जो है वो लेना है। हर रीजन जो है उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो स्टोर्स होते हैं और कॉलम फैमिलीज़ जो हैं वो स्टोर्स को जो है वो असाइन होती हैं। ठीक है? तो हर स्टोर रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर कॉलम फैमिली का। रीजन जो है वो रीजन सर्वर्स जो हैं उनको हैंडल करते हैं स्टोरेज के लिए। और मास्टर सर्वर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीजन सर्वर्स को मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो उसको उसमें डाटा पुट कर सकें या उसमें से डाटा रीड करना है, जो भी रीजन्स में से डाटा रीड करना है, प्रोसेस जिस तरह से भी करना है, वो ये मास्टर जो सर्वर हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा एचपीएस जो है वो अपाची ज़ूकीपर और एचडीएफएस जो है वो यूज़ करता है, ठीक है? ये डिफरेंट जो सर्विसेज़ हैं इसकी या जो मैनेजमेंट है सारी की सारी हो रही वो अपाची ज़ूकीपर के थ्रू एचबीएस उसको करता है मेंटेन। और एचडीएफएस जो है बेसिकली फाइल सिस्टम है हडूप का, जिसको कि एचबीएस जो है वो यूज़ करता है एज़ अ बैकएंड। इसके अलावा एक और जो कैटेगरी है इंटरेस्टिंग वो नोस्क्यूएल सिस्टम्स की वो ग्राफ डेटाबेसेस हैं, जिसमें न्यू फॉर जे एक सिस्टम है जो कि ग्राफ डेटाबेस है बेसिकली। ग्राफ डेटाबेसेस जो है इसमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है एज ग्राफ्स, ठीक है? और कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस होती हैं इसमें और एजेस होते हैं, यानी नोड्स होती हैं और एजेस होती हैं। और इसमें डाटा जो है वो इट्स पॉसिबल टू स्टोर डाटा एसोसिएटेड विद बोथ इंडिविजुअल नोड्स एंड इंडिविजुअल एजेस, यानी एजेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और नोड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नियो फॉर जे जो है ये जावा बेस्ड सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सिस्टम है। और ये यूज कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नोड्स और रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ करता है। नोड्स जो हैं उनके एक या एक से ज़्यादा जो है वो लेबल्स हो सकते हैं। और नोड्स और रिलेशनशिप्स का जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और हर रिलेशनशिप जो है उसकी एक स्टार्ट नोड होती है, उसकी एक एंड नोड होती है और उसका एक रिलेशनशिप टाइप होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक मैप पैटर्न को यूज़ करते हुए जो है वो स्पेसिफाई की जाती है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी आप देखेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। अ, ये समवट सिमिलर है ईआर या ईईआर जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग जब हमने देखी थी, लेकिन फ़र्क ये है कि ईआर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ईआर मॉडलिंग जो है वो यूज़ होती है सिस्टम की या मिनी वर्ल्ड की मॉडलिंग के लिए। और बाद में आप रिलेशनल मॉडल या कोई और मॉडल यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वही उस ग्राफ मॉडल के अंदर जो है वो हो रही है, जिसमें रिलेशनशिप्स भी हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अच्छा, इसके अंदर नोड्स कैसे क्रिएट होती हैं? इसके अंदर क्रिएट की कमांड होती है और इसमें एक साइफर
हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है। नोड लेबल जो हैं वो जब नोड क्रिएट करते हैं हम तो उस वक़्त हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनक्लोज़ होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स के। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि कंपनी डाटा है, तो उसके लिए लेट्स से कंपनी का जो डाटा है उसके लिए एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, डिपार्टमेंट की करनी है, प्रोजेक्ट की करनी है, लोकेशन की करनी है। तो उसके लिए इस तरह से आप जो है वो नोड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक हम क्रिएट करते हैं E1, उसको एम्प्लॉयी का नाम दे देते हैं उसको, और उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो असाइन कर देते हैं। एम्प्लॉयी आईडी है, उसका लास्ट नेम है, उसका फर्स्ट नेम है और उसका मिडल इनिशियल है। इसी तरह से डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कुछ नोड्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से आप नोड्स के रिलेशनशिप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, कि E1 जो है वो वर्क्स फॉर D1, ठीक है। E3 जो है, एम्प्लॉय 3 जो है वो काम करता है डिपार्टमेंट 2 के लिए। तो इस तरह से आप सारे के सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। और रिलेशनशिप को डिफाइन करते हुए आप उनके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये लास्ट जो है क्रिएट हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, उसमें आप देख सकते हैं कि वर्क्स ऑन जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है आवर्स की। तो वो आवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो भी साथ ही जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नियो फोर जे के अंदर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर पाथ का एक कंसेप्ट है। पाथ का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। तो पाथ हम अगर स्पेसिफाई कर दें कि ये पाथ है तो इसके हवाले से मुझे डाटा चाहिए, तो उस पाथ को ट्रेवर्स करते हुए सिस्टम जो है डाटा आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये टिपिकली यूज़ किया जाता है पार्ट ऑफ अ क्यूरी टू स्पेसिफाई पैटर्न। ये पैटर्न हम स्पेसिफाई करते हैं क्यूरी के अंदर, तो उस पैटर्न की बेस पे हमें डाटा जो है वो, जो Neo4j ने ग्राफ बनाया हुआ है डाटा का, उसमें से हमें वो उस पाथ की बेस पे डाटा जो है वो रिटर्न कर देता है। स्कीमा जो है वो Neo4j के अंदर भी जो है वो ऑप्शनल होता है। इंडेक्सिंग और नोड आइडेंटिफायर जो हैं वो यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एक पूरी कलेक्शन के लिए नोड्स के, ठीक है, और फिर उसको एक पर्टिकुलर लेबल जो है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जितनी प्रॉपर्टीज़ आप क्रिएट करते हैं हर नोड के अंदर, उसमें एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आप इंडेक्स कर सकते हैं ताकि डाटा जो है वो एफिशिएंटली रिट्रीव किया जा सके। इसी तरह से साइफर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो भी Neo4j का पार्ट है। साइफर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए आप डाटा जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, एग्रीगेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉमन जो साइफर के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, ये इस तरह से कुछ हैं, जैसे मैच है, विद है, वेयर है, रिटर्न है, ऑर्डर बाय, लिमिट। ये काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें आपको सिमिलर नज़र आएँगी, जैसे कि सीक्वल के अंदर है। सीक्वल की तरह एक्सटेंसिव नहीं है ये जो साइफर क्यूरी लैंग्वेज है जो Neo4j का पार्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें आपको उससे मिलती-जुलती नज़र आएँगी। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल जो हैं वो देखते हैं, जैसे कि अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर 5 के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करनी है, उसकी लोकेशंस, तो उसके लिए आप ये जो फर्स्ट क्वेरी है ये यूज़ कर सकते हैं, मैच डी डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद लोकेटेड इन, उसकी लोकेशन जो है उसका रिलेशनशिप आपने डिफाइन कर दिया, और रिटर्न जो है वो आप कह रहे हैं कि हमें इसका डिपार्टमेंट नेम और इसकी लोकेशन जो है वो रिटर्न होनी चाहिए। ये साइफर क्यूरी लैंग्वेज जो है उसमें ये डिफरेंट जो क्यूरीज हैं ये सारी की सारी आप इनको देख सकते हैं। इसमें वन बाय वन इसको हम फर्दर डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको देख सकते हैं। जैसे ये लेट्स से अगर फिफ्थ वाली देखें, तो फिफ्थ के अंदर यहाँ पे लिमिट लगी हुई है कि फर्स्ट 10
जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न हों, ठीक है? और मैच यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयी जिस प्रोजेक्ट पे काम करता है उसका रिलेशनशिप हम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और उस रिलेशनशिप के बाद हम एम्प्लॉयी का नाम, वो जितने आवर्स उस पे काम करता है और उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं और उसके टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से ये साइफर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करके आप जो डाटा है वो रिट्रीव जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यू फॉर जे की, उसमें एक तो उसका एंटरप्राइज़ एडिशन भी अवेलेबल है और उसका कम्युनिटी एडिशन भी अवेलेबल है। मोस्टली इसके अंदर जो एंटरप्राइज़ एडिशन है उसमें एडिशनल फीचर्स जो हैं वो कैशिंग के हैं, ठीक है? डाटा कैश हो जाता है उसके अंदर। क्लस्टरिंग के हैं, डाटा क्लस्टरिंग के और लॉकिंग के। इसी तरह से ग्राफ विजुअलाइज़ेशन और इंटरफ़ेस जो है, ग्राफ विजुअलाइज़ेशन इंटरफ़ेसेस जो हैं वो अवेलेबल है एंटरप्राइज़ एडिशन के अंदर और कम्युनिटी एडिशन के अंदर, जिसमें आप नोड्स को और उनके एजेस को, उनके रिलेशनशिप्स को जो है वो विजुअलाइज़ जो है वो कर सकते हैं। और क्यूरी के रिज़ल्ट्स जो हैं उनको भी आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन भी इसके अंदर अवेलेबल है। कैशिंग का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है ताकि क्विकली डाटा जो है उसको रिट्रीव किया जा सके और फाइनली लॉग्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं ताकि एरर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या एरर आ रहे हैं और उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ कैटेगरीज देखी नोसिको सिस्टम्स की। डॉक्यूमेंट बेस्ड जो नोसिको सिस्टम्स हैं उनको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने की वैल्यू स्टोर्स जो हैं उनको डिस्कस किया, कॉलम बेस्ड स्टोर्स को डिस्कस किया, ग्राफ बेस्ड स्टोर्स को जो है वो डिस्कस किया। और हमने ये देखा कि कुछ जो सिस्टम्स हैं वो इन सारे जो कैटेगरीज हैं उनका कम्बिनेशन भी होते हैं। जैसे कैसेंड्रा है, जिसे फ़ेसबुक यूज़ करता है, तो वो काफ़ी सारे कैटेगरीज़ उसमें एक्चुअली यूज़ होती हैं। वो की वैल्यू स्टोर्स भी उसमें यूज़ होते हैं, वो कॉलम बेस्ड भी है। तो ये कुछ जो कैटेगरीज़ थी इसकी NoSQL सिस्टम्स की, जो कि बिग डाटा को हैंडल करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं।